तो कंप्लीट कोर्स वाली जो हम प्लेलिस्ट स्टार्ट कर चुके थे उसका आज नेक्स्ट डे कवर करने वाले हैं। डे 13 आज आपके सामने आने वाला है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो सीरीज चल रही है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो कंप्लीट कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाके वीडियोस देख सकते हो। और जो भी आपको पढ़ाता जाता है उसका टेस्ट भी आता रहता है, तो अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और बाकी ये जो कंप्लीट कोर्स वाले आप वीडियोस देख रहे हो ये आपको कवर करते जाना है। साथ ही साथ एक प्लेलिस्ट और है JKSSB एग्जाम क्वेश्चन वाली, जो पैरेलल में चलते जा रही है। वहां पर जिस दिन मैं डे 13 बना रहा हूँ, आज के दिन तक की अगर बात करूंगा 500 क्वेश्चन वहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। जनरल अवेयरनेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्लेलिस्ट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। JKSSB एग्जाम क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वो भी जाके देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। रीजनिंग के सेक्शन में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है नंबर क्लासिफिकेशन। अब ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और क्लासिफिकेशन अंदर कई तरह की क्लासिफिकेशन होती है और नंबर क्लासिफिकेशन एक सेपरेट टॉपिक रहता है। ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक ही वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। पढ़ाने का पर्पस ये है, या एक ही वीडियो में क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अलग अलग तरह के कंसेप्ट करवाना चाहता हूँ। कैसे कैसे कंसेप्ट आप इन क्वेश्चन में लगा सकते हो और एग्जाम के टाइम पर आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट घूमने चाहिए, तो ही आप कुछ काम कर पाओगे वहां पर। और बाकी प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे और उनमें से एक अलग होगा, आपको वो बताना होता है। जैसे बेसिक से एग्जांपल लेकर चलता हूँ। यहाँ पर पहले कहा हुआ है ए ऑप्शन में 512 लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 625, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 1296 और डी ऑप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है 2401। 2401 इस तरह से करके यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो ये 25 का स्क्वायर है, ये 26 का स्क्वायर है और 36 का स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर है, ये 49 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है 8 का। तो अगर आप ऑप्शंस की तरफ ध्यान दो, 3 नंबर हमारे पास ऐसे हैं जो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर थे, लेकिन एक अकेला नंबर ऐसा जो किसी नंबर का क्यूब है। तो हमें वही तो बताना था जो अलग है, तो यही तो अलग है, हमें वही बताना था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन में क्यूब स्क्वायर वगैरह इन बातों का ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन में भी आप आज कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। सेकंड एग्जांपल वो भी बेसिक से, वो भी आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में कहा गया 16:25, ये ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी में बोला हुआ 36:49, ऑप्शन नंबर बी में बोला 36:49। ऑप्शन नंबर सी में बोला हुआ 64:81 और ऑप्शन नंबर डी में बोला हुआ है 50:25। अब इन चारों में से अलग कौन सा आपको वो बताना है। अब अगर आप ध्यान दो, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, बट ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो सभी ऑप्शन में दोनों नंबर किसी न किसी के स्क्वायर थे, बट यहाँ पर सिर्फ एक ही स्क्वायर है, इसका मतलब ये ऑड है, हमें वही तो बताना था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट यहाँ पर क्या चल रहा है। आगे चलते जैसे और भी एग्जाम्पल वगैरह कर लेते हैं। अब जैसे देखो ये एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा वाला। ऑप्शन नंबर ए में 9 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 42, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 21 और डी में लिखा हुआ है 20। अब इनमें से अलग कौन सा आपको वो बताना है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, आप एग्जाम में ये भी ट्राई कर सकते हो। ये 3 के टेबल में आ रहा है, ये भी 3 के टेबल में आ रहा है, ये भी 3 के टेबल में आ रहा है, बट ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा, तो वो अलग है, हमें वही बताना था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे यहाँ पर पहले लिखा हुआ 53, ऑप्शन नंबर ए में 53, ऑप्शन नंबर बी में है 66, ऑप्शन नंबर सी में है 43 और ऑप्शन नंबर डी की मैं बात करूंगा, वहां पर लिखा हुआ 21। अब इन सभी में से अलग कौन सा आपको वो बताना है। देखो 53, 66, 43, 21। अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूं तो यहाँ पे 53 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड। एक ही नंबर जो इवन है, बाकी सभी कैसे हैं, बाकी सभी ऑड नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये वाला आंसर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको अलग ही तो बताना है कौन सा होता है। इस तरह से ये कंसेप्ट आपको एग्जाम में लगाने हैं और बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आपके लिए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 49, ऑप्शन नंबर बी में लिखो वीडियो को पॉज करके ट्राई करना, इसमें लिखो है 81, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 24 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 9। अब अगर यहाँ पर भी ध्यान दूं, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, लेकिन ये तो किसका स्क्वायर है ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें ऑड तो बताना था, ऑड कौन सा हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 43, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर लिखा हुआ है 53, फिर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 63 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 73। अब इन सभी में से अलग कौन सा में वो बताना था। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें 43, 53, 63, 73, देखो 43 एक तो 1 के टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है। 53 एक तो 1 के टेबल में अपने टेबल में आता है। 73 1 के टेबल में अपने टेबल में आता है। लेकिन 63 की बात करेंगे, ये 1 के अपने और भी कई तरह के टेबल जिसमें आता है, 7 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो, इसका मतलब ये प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर वाला कंसेप्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो 63 अलग है, तो हमारा वही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा, तो आपको क्लियर हो रहा है कि एक तो इवन ऑर्डर वाला कंसेप्ट आप क्वेश्चंस में लगाते हो, स्क्वायर क्यूब वाला कंसेप्ट में लगाते हो, किसी नंबर का मल्टीपल वाला कंसेप्ट लगाते हो, प्राइम वाला कंपोजिट नंबर वाला कंसेप्ट लगाते हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आगे और कैटेगरी कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, ऑप्शन नंबर ए में लिखो 325, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है 236, 236, ऑप्शन नंबर सी में है 178 और ऑप्शन नंबर डी में है 639। अब यहाँ पर अलग कौन सा है आपको वो बताना था। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अगर आप ध्यान दो, पहले दो नंबर को ऐड करो, 6 + 3 कितना होता है, 9 होता है। 1 + 7 कितना होता है, 8 होता है। मतलब स्टार्टिंग के दो नंबर को ऐड करने पे तीसरा नंबर आ रहा है, स्टार्टिंग के दो डिजिट को ऐड करने पे तीसरा डिजिट आ रहा है। यहाँ पर देखो 3 + 2 5, लेकिन यहाँ पे 2 + 3 6 तो होता नहीं, ये अलग है, मैं वही तो बताना था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पैटर्न समझ आ रहा है ना, पैटर्न किस किस तरह के फॉलो होते हैं। मेरा पर्पस आपको पैटर्न बताना ही है कि आपको मैं डिफरेंट पैटर्न जो भी पॉसिबल है वो शेयर कर सकूं आपसे। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले 204 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में 220 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करेंगे 228 लिखा हुआ है, और अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे वहां पर 252 लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूं, तो आप अपने तरीके से वीडियो को पॉज करके सोचो, मैं आपको करवाता हूँ कैसे है। 2 + 0 + 4, इन तीनों को ऐड करने पे 6 आता है। 2 + 2 4 + 0 ऐड करने पे 4 आ रहा है। 2 + 2 4 + 8 12 आ रहा है ऐड करने पे। 5 + 2 7 + 2 9। तो सभी को ऐड करने पे इवन नंबर आ रहे थे, लेकिन इसको ऐड करने पे ऑड नंबर आ रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट यहाँ पर भी ऑड इवन वाला लगा है, लेकिन देखो किस तरीके से लगा हुआ है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। और एग्जाम में ऐसा कि अगर आपको पैटर्न नहीं समझ आएगा, या आपको पैटर्न नहीं समझ आ रहा होता, ये पैटर्न नहीं समझ आ रहा होता, इस एक क्वेश्चन में आपके 2 से 3 मिनट ज्यादा टाइम भी निकल सकता था। और एग्जाम में टाइम भी तो आपको सेव करना है, और रीजनिंग में अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो फिर टाइम कहाँ पर सेव करोगे। रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जहां पर आप टाइम सेव कर सकते हो, अच्छे नंबर ले सकते हो थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ही। तो प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहना है। आगे चलते जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 72, ठीक है। बी में लिखा हुआ है 83, सी में लिखा हुआ है 87 और डी में लिखा हुआ है 50। अब इन चारों में से अलग कौन सा वो बताना है। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो पहले, और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, 72 83 87 और 50 है। अगर मैं 7 में से 2 माइनस करूं, 5 आ रहा है। 8 में से 3 माइनस करूंगा, 5। 8 में से 7 माइनस करूंगा, 2। 5 में से 0 माइनस करूंगा, 5। तो सब जगह 5 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये अलग था, मैं वही तो बताना था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंसेप्ट समझ रहे हो, जो आपको नंबर दिए हुए इनके साथ भी आप इन पे भी ऑपरेशन लगा सकते हो, इनको आपस में प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो जब कुछ ना हो रहा हो, ये भी ट्राई करके देखना, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
वहां पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 2632, यह ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ 4350, ऑप्शन नंबर बी में 43 और 50, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में 72 और 78। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, वहां पे लिखा 98 और 104। अब देखो यहाँ पर अलग कौन सा वो बताना था। 26 और 32 में कितना गैप आ रहा है, यहाँ पे 6 का गैप आ रहा है, ये ऐसे भी कर सकता हूँ। 43 और 50 में कितना गैप आ रहा है, 7 का गैप आ रहा है। 72 और 78 में 6 का गैप है। 98 और 104 में 6 का गैप है। हर जगह 6 का गैप देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी है जहाँ पे 7 का गैप देखने को मिल रहा है, तो वो अलग है, वही तो हमको बताना था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 912, ऑप्शन नंबर बी में है 713, ऑप्शन नंबर सी में है 812 और ऑप्शन नंबर डी में 614। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। 7 और 13 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 8 और 12 20, 14 और 6 20। हर जगह ऐड करने में 20 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐड करने में 21 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए अलग था, वही हमको बताना था। तो आपको पैटर्न समझ आ रहा है ना, पैटर्न समझना बड़ा जरूरी बन जाता है, और समझने के साथ साथ ये दिमाग में रहने भी चाहिए, और नए नए पैटर्न आपको सीखने पड़ेंगे। फिर से रिपीट करूंगा, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला है। आगे चलते एक लास्ट क्वेश्चन कवर करते हैं, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ 530, फिर लिखा हुआ 636, फिर लिखा हुआ 981, फिर लिखा हुआ 11121। और कभी कभी होता क्या है कि हम इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन ही करना है, इजी क्वेश्चन हमें नहीं करने। और वो क्वेश्चन करने के बाद ऐसा होता है कि हमारे सामने कभी इजी क्वेश्चन आ जाता है, हम उस पर भी दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जो डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं, डिफिकल्ट ऑपरेशन वो वहां पे ट्राई करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन की मैं बात करूं, है तो बड़ा इजी है, लेकिन अगर आप सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई करते जाओगे और ये क्वेश्चन सामने से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। हम इसमें ये वाले ऑपरेशन लगाते हैं, प्लस माइनस कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, आंसर आता नहीं है। लेकिन बड़ा कॉमन सा पैटर्न है यहाँ पर, देखो 6 है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। ये अलग था हमारे पास, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फिर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते थे, इजी नंबर दिए हुए हैं। मान के चलो यहाँ पे 29 दिया होता, यहाँ पे 31 दिया तो उसका स्क्वायर लिखा होता है, तो फिर आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट था। तो जरूरी नहीं कि हमेशा प्लस माइनस करो, कभी कभी स्क्वायर क्यूब करके भी पैटर्न बन रहा होता है, उस पर आपको फोकस करना होता है। तो ये टॉपिक फिलहाल खत्म हो रहा है। बाकी आपको जो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का, वो जाके ज्वाइन कर लो। डे वाइज जो आपको मैं पढ़ाता हूँ उसी डे के हिसाब से वहां पे टेस्ट भी अपलोड होते हैं। जैसे आज रीजनिंग का पढ़ाया है, तो रीजनिंग वाले दिन जो आज का जो डे है उसी नाम से वहां पे टेस्ट होगा, और वहां पे रीजनिंग का सेम इसी टॉपिक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो प्रैक्टिस करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सिर्फ रीजनिंग ही नहीं, पूरे दिन जो आज मैं पढ़ाऊंगा उसके सारे क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे। तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये वीडियोस काम आने ही वाली हैं। वीडियोस को शेयर कीजिएगा, रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम मिल रहा है, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो हर दूसरे तीसरे दिन आपके सामने वीडियोस आती जाएंगी। फिलहाल बोलूंगा ये कि वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंडियन हिस्ट्री वाले पोर्शन की बात करेंगे, आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं उसे। तो ये जो आपको व्हाइट बोर्ड में दिख रहा है, मैं आपको बोलता जाऊंगा, वहां से आपको और क्लैरिटी मिलती जाएगी। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ रहे थे। और लास्ट टाइम आपको बताया था कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमने पढ़ लिया है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक कहा जाता है, क्योंकि इनसे पहले क्या था, जो ये पोजीशन हुआ करती थी, सेम पोजीशन थी, इसका नाम हुआ करता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जब से ये टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था, एक एक्ट पास हुआ, उसके हिसाब से नाम चेंज करके क्या रख दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले गवर्नर जनरल इंडिया के कौन बनता है यहाँ पर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। टाइम पीरियड क्या होता है, 1828 से लेके 1835 तक गवर्नर जनरल की पोजीशन संभाली होती है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन संभाली होती है। और अगर विलियम बेंटिक की बात करें, ऑलरेडी एक ब्रिटेन के पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, उनके बेटे थे ये, फिर यहाँ पर आके संभाल रहे थे। इनके टाइम पीरियड पर हुआ क्या गया था वो समझ लेते। सती प्रथा का एबॉलिशन करा गया था। सती प्रथा आप सभी को पता होगा, जो जैसे हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ को भी वहां पे जला दिया जाता था इस तरह से करके। तो जो सती प्रथा थी उसका अंत 1829 में एक्ट पास कर गया था, उसके हिसाब से इस सती प्रथा को खत्म कर दिया था, क्योंकि
वो एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पर एक एक साल में 800 केसेस, 1000 केसेस ऐसे आ रहे थे, सती के देखने को मिल रहे थे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सती प्रथा का एबॉलिशन कर दिया, खत्म कर दिया था इस प्रोसेस को। साथ ही साथ जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड है, इसे भी प्रोहिबिट करते, सिर्फ मना नहीं कर रहा था, इवन अगर कोई ऐसा करता था तो उसे पनिशमेंट भी दी जाती थी, है ना। तो जिसको नहीं पता, फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब अगर बच्ची पैदा होती है घर में, उसको मार दिया जाता था। तो इसको एक तो पनिशेबल ऑफेंस बना दिया, मना तो कर दिया, पनिशेबल ऑफेंस में बना दिया था, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें सजा मिलेगी और कड़ी सजा मिलने वाली है। ये काम भी होता। ठग्स को खत्म करने का काम स्टार्ट किया था। ठग्स क्या हुआ करते थे उस टाइम पे, नाम से पता लग रहा है, चोरों का ग्रुप हुआ करता था एक, 50 से लेकर 100 लोगों का ग्रुप हुआ करता था, जो पर्टिकुलर किसी से एरिया में जाकर चोरी वगैरह किया करते थे। पहले समझते थे इलाके को, फिर वहां पे चोरी किया करते थे। तो अलग से ऑफिसर्स की टीम बनाई थी देखने के लिए, समझने के लिए, और ठग्स पर कंट्रोल पाया था। इसी टाइम पीरियड पर हम बात करें, विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। और इंग्लिश एजुकेशन की बात करेंगे, इंडिया में कौन सही तरीके से लेकर आया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ही 1835 में एक्ट पास करा था। इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज आप एक तरह से कह सकते हो इंडिया का बना के रख दिया था। सभी इंस्टीट्यूशन में इंग्लिश पढ़ाना कंपलसरी बन चुका था। उसके बाद फिर ये जब इंग्लिश एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, एक कमेटी में थी, कमेटी को लीड कौन कर रहा था, लॉर्ड मैकुले जो है उस कमेटी को लीड कर, जो कमेटी बनाई थी इस एजुकेशन को, इंग्लिश को आगे फैलाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। और सेम उसी टाइम पीरियड पर 1835 की ही बात करूंगा, एक कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज भी इस्टेब्लिश करेगा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और फाइनेंशियल रिफॉर्म भी कई तरह के लाए थे, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन इस तरह के रिफॉर्म्स लाए बाद में जाके ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया था। तो इस तरह के कुछ काम वगैरह, जैसे कुछ एग्जाम्पल है कि बताऊं तो, जो वहाँ पे ऑफिसर्स हुआ करते, सैलरी वगैरह कम कर दी थी, जो कंपनी में काम करते सैलरी कम कर दी, डबल रोल को खत्म कर दिया था, जहाँ पे फालतू के बंदे थे उनको हटा दिया था। इस तरह के कई सारे काम कर रहे थे जिससे कंपनी को बचाया था। ये सारे काम विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड पर हुए थे। अब ऐसा नहीं ना कि आप बोलोगे, हम जैसे पहले एग्जाम में विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ते थे कि एवोल्यूशन ऑफ सती किसने करा, कौन से ईयर में हुआ, वो सब कुछ कर लिया तो वही पढ़ लिया। जो पहले एग्जाम में आता था वो तो करना ही करना, लेकिन बाकी जो नहीं आया वो भी तो पढ़ना होता है। इस सेपरेशन ऑफ थग्स की मैं बात करूँ, किसने सिस्टम खत्म किया था, फीमेल इन्फेंटिसाइड को किसने प्रोहिबिट करा था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी तो आ सकते हैं जो नहीं आप एग्जाम में आए हुए तभी तक, तो उम्मीद होती है कि वो क्वेश्चन आ जाएगा। तो जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से कवर करना है, नोट्स बनाते जाने हैं। तो विलियम बेंटिक का कवर हो गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, टाइम पीरियड क्या 1828 से लेकर 1835 तक। जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो सारे आपको मैंने बता दिए, एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन में रहते हुए, क्योंकि पहले और भी पोजीशन संभाली हुई थी। फिर इसके बाद विलियम बेंटिक के बाद किसका नंबर आता है, सर चार्ल्स मैटकैफे का नंबर आता है। ये टाइम पीरियड क्या है, हाँ ये आपको मैंने हटाई दिया, बताई नहीं आपको। इसी टाइम पीरियड पर अगर विलियम बेंटिक की बात करूं, कुर्ग वॉर भी हुई थी। कुर्ग कर्नाटका में एक एरिया आता, तो वहां पर लड़ाई लड़ी थी और कुर्ग को अपने कंट्रोल में कर लिया था, और वहां के राजा थे बाहर दूसरी जगह भेज था उनको। तो कुर्ग की वार 1834 में हुई थी, क्योंकि टाइम पीरियड 35 तक देखने को मिल रहा है, तो इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुई थी। और वहां पे कुर्ग यानी कि कर्नाटका में जो जगह थी उसे अपने कंट्रोल में कर लिया था। वैसे ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप करी थी राजा रंजीत सिंह के साथ, फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन करी थी 1831 में, इस तरह से करके। और विलियम बेंटिक की बात करेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में आएगा फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया किसे कहा जाता है, तो याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहा जाता था। तो विलियम बेंटिक की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। तो विलियम बेंटिक के बाद यहाँ पर नंबर आता है सर चार्ल्स मैटकैफे का। तो अगर चार्ल्स की मैं बात करूंगा, ये टाइम पीरियड था 1835-36 तक, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर गवर्नर जनरल इंडिया का बनाया गया था। तो 1835 पे ये पोजीशन खत्म हुई थी, फिर 1835 से 36 तक ये बने रहे थे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस नाम के लिए आपको याद रखना, क्योंकि जब आप बुक्स वगैरह ओपन करते हो तो बुक्स में बेंटिक के बाद सीधा आपको ये एलन बॉग देखने को मिलता है, ये नाम सारे गायब हो जाते हैं। कभी कभी ऑकलैंड भी देखने को मिलता है, कभी ये भी देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है कि लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किसे कहा जाता है, क्योंकि एक प्रेस एक्ट पास किया था 1835 में, जिसके बाद प्रेस को एक तरह से फ्रीडम दी थी। तो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किसे कहा जाता है, ये चार्ल्स नाम याद रखना आपको, क्योंकि प्रेस के लिए बड़ा काम कर रहा था। और इंडिया का सबसे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग इंग्लिश मैन को कम से कम 38 साल तक सर्व करा था। इंडिया का सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक सर्व करने वाला इंग्लिश मैन कौन, ये चार्ल्स मैटकैफे की बात करूंगा, सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एक्टिंग थे लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए बना था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। विलियम बेंटिक पढ़ लिया, चार्ल्स हो गया। चार्ल्स के बाद बारी आती है लॉर्ड ऑकलैंड की। टाइम पीरियड क्या है, 1836 से लेके 1842 तक का टाइम पीरियड है। इंडियाज मोस्ट डिजास्टरस गवर्नर जनरल अगर किसे कहा जाता है
तो लॉर्ड ऑकलैंड को भी कहा जाता है। काफी तबाही हुई थी, डिस्ट्रक्शन हुई थी इसके टाइम पीरियड पर। इसी वजह से ऑकलैंड को इंडिया का सबसे डिजास्टरस गवर्नर जनरल कहा जाता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये आपको कम ही जगह पर देखने को मिलेंगे। और पहली एंग्लो अफगान वार जो हुई थी 1838 से 42 का टाइम पीरियड था, वो इसी लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पीरियड पर हुई थी। और इसी वॉर की वजह से, ये जो वॉर का रिजल्ट आया था, उसी रिजल्ट की वजह से इंडिया का सबसे डिजास्टर्स गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड को कहा जाता था। इस लड़ाई में जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, मतलब इंडियन ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स बोल सकते हो, वो हजारों के हिसाब से डेथ हुई थी और करोड़ों का नुकसान भी इस टाइम पीरियड पर हुआ था। इसीलिए यही वजह है कि ये डिजास्टर्स गवर्नर जनरल कहा जाता है। ये आपको समझ आ रहा होगा। और ऑकलैंड का टाइम पीरियड खत्म होता है, वापस बुला दिया जाता है। ऑकलैंड के बाद बारी आती है लॉर्ड एलनबर्ग की। तो एलनबर्ग की बात करेंगे, टाइम पीरियड है 42 से लेके 44 तक का टाइम पीरियड है, क्योंकि 42 में अफगान वार खत्म हो रही थी, रिजल्ट देके वापस बुला दिया था। नए गवर्नर जनरल इंडिया का कौन? लॉर्ड एलनबर्ग की बात करेंगे। टाइम है 1842 से लेके 1844 तक। और अगर किसी वजह से जाना चाहता है तो सिंध को जीता था, सिंध वाले एरिया को जीता था, सिंध कन्क्वेस्ट की वजह से लॉर्ड एलनबर्ग को नाम हमेशा जाना जाता है। और स्लेवरी का सिस्टम अगर किसी ने खत्म करा था इंडिया में, तो वो किसने करा था? ये लॉर्ड एलनबर्ग की बात करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इवेंट और हुआ था, ऑफिसर्स की नई पोस्ट सामने आई थी पहली बार। ये डिप्टी मैजिस्ट्रेट की बात करेंगे, ऑफिसर्स की नई पोस्ट सामने आई थी। ये पोस्ट किसने क्रिएट कर थी, कौन लेकर आया था? लॉर्ड एलनबर्ग आया था। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, विलियम बेंटिक के आपसे डिस्कस करिए, चार्ल्स के भी डिस्कस कर लिए, ऑकलैंड के भी डिस्कस कर लिए, एलनबर्ग के भी डिस्कस कर लिए। अब ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। और साथ ही साथ जिससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ा चुका हूँ, वो भी सारे आपको रिवाइज होने चाहिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो फिलहाल यही बोलूंगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। देखिए, सितंबर 2023 के जो हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर स्टार्ट किए थे, वो आज की इस वीडियो में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सितंबर 2023 की 3 दिनों तक हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते जा रहे थे। तो आज फाइनली कंप्लीट हो जाएंगे, फिर कल से हम अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। आज का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा गया है, देखो, इंडिया एजिंग रिपोर्ट आई है 2023 वाली। इस रिपोर्ट का जो इंपॉर्टेंट डाटा आपको वो याद रखना है। पहला ये कि जो यहाँ के सीनियर सिटीजन है वो पूरी पॉपुलेशन का 10% कवर करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और ये कहा कि 2036 आते आते जो सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन है वो 14.36% बन जाएगी, और 2050 तक ये 20.8% बन जाएगी। ये इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर ये शेयर करा गया कि वुमेन की अगर हम बात करेंगे, उनकी लाइफ जो है वो ज्यादा रहती है कंपेयर टू मैन 60 या 80 की एज की अगर हम बात करेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने। और आपको बताना चाहूंगा, ये जो इंडिया एजिंग रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी कि यूएनएफपीए के द्वारा जो है पब्लिश करी जाती है। और इसमें इन्होंने कोलैब करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के साथ। और ये रिपोर्ट आपके सामने आई थी, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, वो है गूगल की तरफ से। गूगल ने अर्थक्वेक अलर्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है इंडिया के लिए। गूगल ने यहाँ पर एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम लाया है इंडिया में। और ये कोलैबोरेशन करी है किसके साथ? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए और साथ ही साथ नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, इनके साथ कोलैबोरेशन करके गूगल ने अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम इंडिया में लॉन्च कर दिया। कभी कहीं पर अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो जितने भी मोबाइल फोन है जहाँ पे वाईफाई इनेबल है या फिर जहाँ पे डाटा वगैरह ऑन है, तो वहां पर मैसेज आएगा जिस एरिया में ये जो अर्थक्वेक की बात करेंगे वो देखने को मिल रहा है। तो लाइट की स्पीड से वहां पे रिस्पॉन्स जाएगा, मैसेज पहुंचेगा, कोई बड़ा इवेंट या बड़ा झटका लगने से पहले पहले सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सो दैट बाकी सभी सेफ हो सके। तो एक नया फीचर लाया गूगल, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है ताइवान की तरफ से। ताइवान ने अपना पहला खुद का बनाया हुआ सबमरीन लॉन्च कर दी, जिसका नाम रखा है हैकुन, जिसको नाम रखा गया, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर की तरफ से। उनकी तरफ से जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम लॉन्च करा गया है। ये जॉर्ज एवरेस्ट म्यूजियम की बात करें उत्तराखंड में लॉन्च करा गया है। और जॉर्ज एवरेस्ट म्यूजियम की अगर मैं बात करूंगा, ये जो म्यूजियम है वो सर जॉर्ज एवरेस्ट, जिनके नाम पे माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा, वो वहां पे रहा करते थे, उसी वजह से वहां पे म्यूजियम ओपन करा गया। उत्तराखंड में वो रहा करते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिहार की तरफ से आ रहा है। बिहार अपना दूसरा टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश करने जा रहा है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको पता होना चाहिए। और इससे पहले वहां पर एक जो था वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था, जो कि
चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आता है बिहार के, जहाँ पे वो आंदोलन भी चलता गांधी जी वाला। तो एक तो ऑलरेडी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था, अब सेकंड नया टाइगर रिजर्व आने जा रहा है, इसका नाम है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं, एशियन गेम्स चल रही थी, उसी को लेकर इंपॉर्टेंट इवेंट ये है कि पलक गुलिया और ईशा सिंह की बात करेंगे। वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल का जो इवेंट हुआ था वहां पर गोल्ड और सिल्वर लाया है, ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट अपडेट एशियन गेम्स की बात करूंगा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल सुरेश और अखिल शेरॉन की बात करेंगे, गोल्ड मेडल आए 50 मीटर राइफल इवेंट में, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा, अश्विनी दानी जी की बात करेंगे, जो कि को फाउंडर रह चुके थे या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे एशियन पेंट्स के। हाल ही में उनकी डेथ हुई है 79 की एज में, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, रैंकिंग आई है 2024 की यूनिवर्सिटीज को लेकर, जिसमें अगर हम आईआईसी बेंगलोर की बात करेंगे, इंडियन लेवल पर नंबर 1 पे वो आई है। आईआईसी बेंगलोर की बात करूंगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की बात करूंगा, इंडियन की कैटेगरी में पहले नंबर पर वो यूनिवर्सिटी आई है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा, तो ये 45th सेशन हुआ भी हाल में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, ये सऊदी अरब के रियाद में ये सेशन करे गए हैं, या फिर ये कमेटी का जो सेशन हुआ है वो वहां पर हुआ है। इस कमेटी में 42 न्यू साइट्स जो है वो ऐड करी गई, हेरिटेज साइट्स की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन जिन्हें कहा जाता था, एमएस स्वामीनाथन जी की बात करेंगे, इनकी भी हाल ही में डेथ हुई है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके नाम से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आया करते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हार्ट डे को लेकर आ रहा है, इस बार थीम रखी गई थी यूज हार्ट नो हार्ट, ये थीम इस बार रखी गई थी, वो आपको पता होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ रहा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इनके अभी हाल ही में नए चेयरमैन अपॉइंट करेंगे, चेयरमैन का नाम है के.एन. शांत कुमार, ये नाम भी आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की बात करेंगे, हाल ही में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है गेम्स की, अगर मैं बात करूंगा तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये करंट अफेयर्स जो भी आपको बताए इंपॉर्टेंट लगे होंगे और आपने इन्हें समझ लिया होगा, नोट डाउन भी कर लिया होगा। फिलहाल करते हैं वीडियो को एंड, थैंक यू। हमने परसेंटेज वाला टॉपिक स्टार्ट करा हुआ था, उसका आज लास्ट पार्ट कवर करने वाले हैं। मिक्स क्वेश्चंस आप कह सकते हो, जो लास्ट कैटेगरी है वो कवर करेंगे, फिर परसेंटेज का टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा गया है, आ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5। एक स्टूडेंट है वो गलती से एक नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता है, इंस्टेड ऑफ 5/3। उसे मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, उसने मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से। तो बताओ कितना एरर आया है कैलकुलेशन में, आपसे वो पूछा गया है। तो नंबर किसी भी तरह का हो सकता है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। सिंपल कंसेप्ट क्या है, एक स्टूडेंट ने एक नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया, कोई नंबर था उसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंस्टेड ऑफ 5/3। मल्टीप्लाई किससे करना था, 5/3 से मल्टीप्लाई करना था। तो बताओ कितना एरर आया परसेंटेज में। एक तो है कि आप यहाँ पर x मान के चल सकते हो, वो नंबर x था, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा सबसे इजी मेथड क्या रहने वाला है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि गलती से दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया, आपने वो नंबर खुद से एज्यूम करना है। एक ऐसा नंबर एज्यूम करना है जो इन दोनों के टेबल में आ रहा हो, मतलब इनका आप एलसीएम निकाल सकते हो, सिंपल वे में ऐसे कह सकता हूँ। तो अगर मैं सिंपल एक छोटा नंबर लेके चलो 15 अगर मैं बात करूंगा, तो 15 इसके टेबल में भी आ रहा है, इसके टेबल में भी आ रहा है, तो एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम से मुझे पता लग जाएगा करेगा कौन सा नंबर है, आप खुद गैस भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे भी 15 लिख दिया वो नंबर, और यहाँ पे भी वो नंबर 15 लिख दिया। मैं अपने हिसाब से नंबर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने माना कि वो नंबर 15 था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, लेकिन 15 को मल्टीप्लाई कैसे करना था, 5/3 से। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, ये 5 1 5, 5 3 15, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर 9, मेरा आंसर आता है 9। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 3 को 1 से करो, 3 को 5 से करो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर 25। मतलब जो मेरा आंसर आना चाहिए था वो 25 आना चाहिए था, क्योंकि मैंने गलत नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होगा। अब परसेंटेज एरर कितना आ रहा है देखो, 9 और 25, 25 और 9 दोनों अलग अलग आंसर आ रहे हैं, क्योंकि वो मैंने गलत नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, 25 में से 9 माइनस कर दो, 16 का गैप आ रहा है ना, 16 का गैप आ रहा है। अब मुझे परसेंटेज निकालनी है, डिवाइड बाय में कौन से नंबर नीचे लिखूंगा, जो ओरिजिनल नंबर होता है
ओरिजिनल नंबर कौन सा है, यही है ना, क्योंकि सही चीज से मल्टीप्लाई करना था। जो डिफरेंस आ रहा है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 25 को 1 से करो, 25 को 4 से करो 100, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो 64% आ जाएगा। तो वो आपको देखना है कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी एग्जाम में जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, जो मर्जी वैल्यू दियो, कंसेप्ट ये रहने वाला है एक्स की, एक्स सब्स्टिट्यूट करने की जगह जैसे मैंने आपको एक नंबर ऐसा ले लेना जो दोनों टेबल में आता हो, आपके लिए बड़ा इजी बनने वाला है, किसी तरह की डिफिकल्टी आप फेस नहीं करोगे, जितना मर्जी डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में लिखा होगा, फ्रॉम 1980 टू 1990, अगर हम इस टाइम ड्यूरेशन की बात करें 1980 से लेकर 1990 तक, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इंक्रीज बाय 20%, किसी कंट्री की पॉपुलेशन 20% बढ़ गई है। फिर क्या आता है, फ्रॉम 1990 टू 2000, 1990 से लेकर 2000 तक की बात करेंगे, फिर से कंट्री की पॉपुलेशन 20% बढ़ जाती है। फ्रॉम 2000 टू 2010, अगर 2000 से 2010 की बात करेंगे, जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो 20% बढ़ जाती है। देन द ओवरऑल इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो बताओ ओवरऑल कितना पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है 1980 से लेके अभी 2010 तक की बात कर। देखो सिंपल सा कंसेप्ट आपको पहले भी करवाया, जब भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा हो, आपको मैंने कंसेप्ट कराया था, कौन सा वाला, एक फॉर्मूला कराया था, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा रही हो कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट यहाँ पर हो रहा है, पहले 20% का इंक्रीमेंट, फिर दोबारा 20% का इंक्रीमेंट, फिर दोबारा 20% का इंक्रीमेंट, 3 बार हुआ था। तो मैं पहले 2 के लिए सॉल्व कर लेता हूँ, पहले 2 सॉल्व कर लेता हूँ। पहले 20% का इंक्रीमेंट हुआ था, फिर से 20% का इंक्रीमेंट हुआ था, तो x की जगह भी 20, y की जगह भी 20, तो x और y को मल्टीप्लाई करूंगा, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 400 अपॉन 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो 20 20 40 प्लस 4 44% का इंक्रीमेंट जो है वो सबसे पहले देखने को मिला है, अगर मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, 2 बार 20 20 का इंक्रीमेंट नहीं होता, 3 बार हुआ था, तो मैं फिर से फॉर्मूला यही लगाऊंगा, इस बार मेरा x ये हो जाएगा और y 20% हो जाएगा। तो लगाता हूँ फॉर्मूला 44 प्लस 20 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है अपॉन 100 करना होता है, यही करना होता है। 44 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 64 प्लस ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 1 से करो, 2 को 5 से करो, 64 प्लस 44 अपॉन 5। अब इसको सॉल्व करना ना, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे मर्जी सॉल्व करो, तो 5 और 20, तो 5 से 30 32 320 प्लस 44 बाई कैलकुलेशन है 320 360 364 364 अपॉन 5 करना है, 5 से 35, तो 72.8% आ जाएगा। इस तरह से मेन जो कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया, बेसिक सा क्वेश्चन था, चाहे जैसे मर्जी कैटेगरी, जो मर्जी जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट वगैरह हो रहा है, आप ये x प्लस वाई वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको इस बार बताया कि जो पॉपुलेशन है किसी विलेज की वो 2500 है। आपको पहले क्लियर कर दे कि विलेज की पॉपुलेशन कितनी है, 2500। फिर आपको उसके बाद कह रहा है इट डिक्रीजेज बाय 4% इन द फर्स्ट ईयर, ये पहले साल 4% कम हो जाती है, एंड इंक्रीजेज बाय 3% इन द सेकेंड ईयर, और अगले साल अगर मैं बात करूंगा 3% का इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। तो व्हाट इज द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, अगले 2 साल का पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट, इसको जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाया था वैसे भी कर सकते हो। जैसे पहले विलेज की पॉपुलेशन कितनी थी, 2500 थी, है ना, 2500 थी। फिर उसके बाद क्या होता है, पहले लिखा गया इट डिक्रीजेज बाय 4%, 4% से डिक्रीज हो जाती है। तो कोई भी पॉपुलेशन, कुछ भी नंबर है, वो अपने आप पे 100% होता है। जब ये 4% डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या है, वो 96% हो गया। 96% को मैं 96/100 लिख सकता हूँ, है ना। उसके बाद क्या हुआ है, 3% का इंक्रीमेंट हुआ था, 3% बढ़ने का मतलब क्या है, वो 103% हो गया। तो 103/100 कर लूंगा परसेंट हटाने के लिए। ये कंसेप्ट आपको पहले भी करवा चुका हूँ, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। तो नंबर जो मेरे पास था मैंने वो लिख दिया, पहले डिक्रीमेंट हुआ फिर इंक्रीमेंट हुआ। कोई भी नंबर अपने 100% होता है, जब 4% का डिक्रीमेंट हुआ तो 96/100, 3% का इंक्रीमेंट इंक्रीज हुआ 103/100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 25 को 1 से करो, 25 को 4 से 100 करो, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 4 को 1 से करो, 4 2 8, 4 4 16, 24 को मल्टीप्लाई करना है 103 से, 24 3 से 72 आ जाता है, तो 2472 आपको देखने को मिल रहा होगा। ये ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा यहाँ पर किस तरह से करा हुआ है,
द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन हैज रैपिडली इंक्रीज बाय 20%। पॉपुलेशन किसी टाउन की जो 20% से बढ़ती जाती है एवरी ईयर, हर साल 20% से बढ़ रही है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन 2015, अगर 2015 की बात करें, जो पॉपुलेशन है वो 6 लाख थी, तो बताओ 2018 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। देखो 2015 में कितनी पॉपुलेशन थी, 6 लाख की, लिखो ना कितने जीरो है, 5 जीरो है, ठीक है। 2015 में पॉपुलेशन कितनी थी, 6 लाख, ये हमने बना दिया। फिर उसके बाद कह रहा है हर साल 20% बढ़ रही है, तो 2018 में कितनी हो जाएगी, 2015 में इतनी थी, अगर 20% बढ़ रही है तो 120% ही मैं लिखूंगा, है ना। 100% अपने आप में, तो 20 का 120 बन जाएगा। ये 2016 में हो गया। फिर 2017 में भी 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, और 2018 में भी 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। हमें 2018 का ही बताना था। सॉल्व करेंगे, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो कैंसिल। कैलकुलेशन करनी है, 12 का क्यूब कितना होता है, 1728, और आगे 2 जीरो बचे तो 2 जीरो और लगा दिए, इसको मल्टीप्लाई करना था 6 से, तो 6 0 0 6 8 48, 6 2 4 16, 42 43, 6 1 0 3 6 8 0, ये पॉपुलेशन इसकी हो जाएगी। कैलकुलेशन है, बाकी तरीका आपको समझ आ रहा है, बेसिक से कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। हर साल इतना इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर हर साल 20% डिक्रीमेंट हो रहा होता तो अब 80/100 80/100 80/100 इस तरह से कवर कर लेते हैं ना, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक इस तरह से कर सकते हो। अब जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख देता हूँ, या क्या आपको स्क्रीन में आ रहा है, मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ पॉपुलेशन ऑफ जम्मू कश्मीर इंक्रीजेस एवरी ईयर में 4%, है ना। मैं बोल रहा हूँ, क्या पता क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड में ना लिखा हो, आप समझते जाना। लिखा हुआ पॉपुलेशन ऑफ जम्मू कश्मीर इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 4%, हर साल जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है वो 4% से बढ़ रही है। किसी भी जगह की पॉपुलेशन है हर साल 4% से बढ़ रही है। इफ पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, अगर 2 साल के बाद अगर मैं बात करूं, अगर 2 साल के बाद पॉपुलेशन जो थी वो 67600 थी, अगर 2 साल के बाद पॉपुलेशन जो है वो 67600 थी, तो बताओ उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है। प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या, आपको ये बताना था। और कुछ हिंट दिया है, और कोई हिंट आपको नहीं दी है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को वो कैसे कवर कर रहा है, एक सिंपल सा तरीका रहता है, हर साल 4% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 साल पहले इतनी थी, आज कितनी होगी। 4% का मतलब क्या होता है, ये एक तरीका बता रहा हूँ, इसी तरीके से क्वेश्चन को क्या करना, बड़ा इजी बन जाएगा। 4/100, इसको फ्रैक्शनल वैल्यू निकालूंगा तो आपको पता है 1/25 आ जाता है ना। ये कंसेप्ट आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी कराया हुआ है। तो इसका मतलब पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 25, इंक्रीमेंट के बाद कितनी हो जाएगी, 25 में 1 है, 26, पहले पॉपुलेशन ये थी। इंग्लिश में जो अपने वोकैबुलरी सेक्शन स्टार्ट किया हो, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 1 बाय 1 स्क्रीन में आते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पर आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, मतलब एंटोनियम बताना है, और वर्ड आपको दिया गया है डिफाइल। डिफाइल का एंटोनियम बताना ऑप्शंस में यील्ड, रिपेयर, डिस्क्राइब या प्यूरिफाई। जो डिफाइल आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब पता है किसी चीज को इम्प्योर कर देना, या किसी चीज को बर्बाद, स्पॉइल कर देना, इन चीजों के लिए हम यूज करते हैं डिफाइल वर्ड। अब इसका एंटोनिम अपोजिट मीनिंग आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, प्यूरिफाई, है ना। इसका मतलब है किसी को इम्प्योर करना, तो इसका अपोजिट प्योर करना ही हो जाएगा, तो प्यूरिफाई आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसका मतलब आपको इस बार साइनोनिम बताना है, सेम मीनिंग बताना है। आपके सामने दियो डिसल्ट्री, इसका आपको सेम मीनिंग बताना है। ऑप्शन में डिमिनिश, रैंडम, फॉरसेक, ये फ्रूगल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो डिसल्ट्री को हम यूज करते हैं जब आपका कोई प्लान ना हो, आप वैसे बिना प्लान के चल रहे हो, या रैंडमली कुछ कर रहे हो, है ना। तो उस चीज को हम बोलते हैं कि एंथुसिज्म की कमी है, उसके लिए भी कभी कभी यूज करते हैं। तो रैंडमली यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि प्लान है, रैंडमली आप कुछ भी कर रहे हो, तो वो ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के थर्ड क्वेश्चन की बात करें, आपको सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पर लिखा गया है, ये आ रहा है आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। यहाँ पर आपको बोला गया हैंडसम मैन। हैंडसम मैन के लिए हम 4 ऑप्शन आपको देंगे, इसके लिए एक वर्ड का यूज करते हैं, कभी कभी अट्रैक्टिव मैन वहां पर लिखा होता है। तो ये एडोनिस आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, आज के फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, वो इडियम फ्रेजेस वाली कैटेगरी से आ रहा है, और यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में कहा गया है कि द ज्यूरी इज आउट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, द ज्यूरी इज आउट।
ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है एंटायर जूरी डिसाइड्स टू स्टे आउट ऑफ द प्रोसीडिंग्स। बी में क्या कहता है नो डिसीजन हैज बीन रीच्ड। सी में क्या कहता है जूरी हैज टेकन अ ब्रेक बिटवीन हियरिंग्स, अ जूरी मेंबर इज एब्सेंट। तो जूरी इज आउट का मतलब अभी तक कोई डिसीजन यहाँ पर नहीं लिया गया है, उसके लिए हम यूज करते हैं द जूरी इज आउट। तो ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि स्पेलिंग मिस्टेक से आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इंजीनियर्स का आपको करेक्ट स्पेलिंग बताने, तो इंजीनियर्स के जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहे हैं। हाँ, INGENIOUS वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ इंग्लिश वाला पोर्शन हम आज एंड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आप वीडियो को शेयर करोगे, बाकी प्रैक्टिस सेशन जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो भी आपको पढ़ाता है उसको टेस्ट वहां पर मिलता रहता है। तो इंग्लिश के जैसे वोकैबुलरी सेक्शन हो गया या करंट अफेयर्स हो गए, कितना आपको याद रहता है वो सब कुछ आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद ही पता लगेगा। तो फाइनली डे 13 की वीडियो आज हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, आप वीडियो को शेयर भी करोगे। और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज का लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाता है, वो भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है, वीडियोस को शेयर करना है, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स कम आ रहा है, वीडियोस को शेयर करते रहिए सो दैट हम और भी सब्जेक्ट इस सीरीज में ऐड कर सके। मैं चाहता हूँ पॉलिटी या कोई एक आध सब्जेक्ट और यहाँ पर ऐड करूँ, बट उसके लिए आपके रिस्पॉन्स की जरूरत है। वीडियोस को शेयर करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।